Hello everyone, welcome you all in my channel The Nursing Digital. So, how are you? Hope that you all are good. Okay, so today we will study about the peptic ulcer, a topic from the GI system, and the subject you know well, medical surgical nursing. So, let's start the class. Peptic ulcer. So let's start with the definition of the peptic ulcer. And the definition is that it is a breakdown in the continuity of mucous membrane of duodenum, esophagus, stomach, or breach in the lining mucosa of digestive tract produced by digestion of mucosa by pepsin and acid are present in abdominally high concentration. सो इसका मतलब हुआ पेप्टिक अल्सर एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो स्टमक, इसोफेगस और डिडेनम की लाइनिंग को ब्रेक डाउन करती है या फिर रैप्चर करती है ड्यू टू बिकॉज किसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो इंजाइम्स होते हैं या फिर पेप्सिन होता है, इंजाइम्स होता है, एसियल एसिड होता है, इन सब का कंसंट्रेशन एबनॉर्मली हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है एचसीएल की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो जो होता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन की लाइनिंग जो है ब्रेक डाउन होने लगती है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर जो है होता है किसी भी पर्सन को। सो लेट्स सी द location where peptic ulcer located. As you all already know that peptic ulcer is formed in esophagus, stomach and duodenum. So it's clear in the pictures that see esophagus, stomach and peptic ulcer. स्टमक में जो अल्सर फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं, और इसोफेगस में जो अल्सर फॉर्म होता है उसको इसोफेगस अल्सर बोलते हैं, और जो ड्यूडेनम में अल्सर फॉर्म होता है उसे हम लोग ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। होप आप लोग फिगर देखकर जो है समझ गए होंगे अल्सर कहाँ कहाँ फॉर्म होता है। अब हम लोग इन तीनों टॉपिक को गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और इसोफेजियल अल्सर को अच्छे से देखते हैं क्या क्या होता है। स्टार्ट विथ गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर इज ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? ब्रेक डाउन है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू सम इंजरी, कुछ इंजरीज की वजह से, लाइक सब्सटेंस, अल्कोहल, कैफीन, एस्पिरेशन, NSAIDs ड्रग्स। कुछ सब्सटेंस की वजह से, इंजरी की वजह से, कैफीन, अल्कोहल के इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो भी गैस्ट्रिक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर कोई चीज़ एस्पिरेट हो गया रहे, या फिर NSAIDs ड्रग्स की वजह से। NSAIDs ड्रग्स मीन नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब देखेंगे जो है गैस्ट्रिक अल्सर कैसे होता है, इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेप्टिक अल्सर जो है अक्सर करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो बड़ी आप लोग अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें और उसको अच्छे से समझें। ड्यू टू कॉज, यहाँ पे कॉज भी लिख सकते हैं। कॉज में आप लोग कोई भी कॉज ले सकते हैं, NSAIDs या फिर अल्कोहल, कॉफ़ी, टी या फिर कुछ भी, कोई भी कॉजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इनटेक हुआ जिसकी वजह से एक्सेसिव सिक्रेशन होगा किसका? HCl का। HCl एंड डिक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, और म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाएगा। HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होगा, म्यूकस का सिक्रेशन कम होगा,
देन ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। उसके बाद क्या होगा, जब HCl सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो लाइनिंग में जो होता है रैप्चर होने लगते हैं और वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। आफ्टर दैट एसिड इंटर इनटू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। एसिड जो होता है इंटर होता है, जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के तरफ। देन गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्म होता है, गैस्ट्रिक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। सो आप लोग को पता है ड्यू टू etiological कॉजेज excessive secretion of HCl and decreased mucus secretion, then breakdown of mucous membrane of stomach, then acid enter into the gastric mucosa, then gastric ulcer form. So next है हमारा ड्यूडेनल अल्सर। अब देखते हैं ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है। ड्यूडेनल नाम से ही क्लियर है कि ड्यूडेनम में अल्सर होना, यानी ड्यूडेनम जो पार्ट है हमारा GI सिस्टम का, उसमें अल्सर का फॉर्मेशन हो जाना। ये कैसे होता है देखते हैं। दे अकर इन ड्यूडेनम ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड और फास्टिंग। अब वेगस नर्व जो होता है उसका स्टिमुलेशन होता है, वो उसमें सेंसेशन आता है, जिसकी वजह से जो होता है ये वेगस नर्व कब एक्टिव होता है, कब स्टिमुलेट होता है, जब रेस्ट कर रहा होता है इंसान, या फिर फास्ट होता है, या फिर कोई चीज़ खाया नहीं रहता है, भूखा रहता है, कोई व्रत वगैरह रहता है, तो ड्यूडेनल अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ड्यू टू फास्टिंग, मेन कॉजेस इसका फास्टिंग ही होता है, खाली पेट ही रहना। तो ड्यू टू फास्टिंग स्टिमुलेशन होगा वेगस नर्व का। वेगस नर्व का जब स्टिमुलेशन होगा तो ये इंक्रीज कर देगा सिक्रीशन को, अपनी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, जो HCl सिक्रीशन लेवल इंक्रीज है। अब HCl सिक्रीशन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होंगे। देन दैट लीड्स टू ड्यूडेनल अल्सर। अब वो जो होता है ड्यूडेनल अल्सर कॉज करेगा। होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। एंड मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वॉज डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड पेप्टिक अल्सर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड पेप्टिक अल्सर। सो देखते हैं पहले गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर सबको पता है स्टमक में होता है। देन caused by alcohol, aspirin, NSAID drugs, pain in left epigastric region। जो 9 रीजन होते हैं हमारे स्टमक में, उसमें जो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वो होता है, उसमें पेन होता है। गैस्ट्रिक अल्सर के टाइम में नोजिया कॉमन सिम्टम्स होगा, साइन और सिम्टम्स में वॉमिटिंग होगा विथ ब्लड अकर्स इन केस, इन दिस केस, इस केस में गैस्ट्रिक अल्सर में वॉमिटिंग होगा ब्लड के साथ। देन वेट लॉस होगा, वेट लॉस, पेन स्टार्ट जस्ट आफ्टर टेकिंग फूड। खाना खाने के तुरंत बाद पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। पेन इज प्रेजेंट वाइल हंगरी। पेन तब भी होता है जब हम भूखे होते हैं। पेन इज रेगुलर, पेन हमेशा होता रहता है, दर्द होता रहता है। मैलिग्नेंसी इज नॉट कॉमन, मैलिग्नेंसी इसमें कॉमन नहीं होता है। देन हमारा है ड्यूडेनल अल्सर। अब देखते हैं ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है। अब नाम से क्लियर है, ड्यूडेनल अल्सर ड्यूडेनम में होगा ड्यू टू HCl के सिक्रेशन। क्यों HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होता है, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है। वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है किस टाइम पे, ड्यूरिंग फास्टिंग, फास्टिंग पीरियड के टाइम में। अब इसमें जो होता है राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, और ये ड्यूडेनल अल्सर रेयरली फॉर्म होता है, और इसमें स्टूल विथ ब्लड, स्टूल ब्लड के साथ आता है। लेकिन जो गैस्ट्रिक होता है उसमें वॉमिटिंग विथ ब्लड होता है। नो वेट लॉस, लेकिन गैस्ट्रिक में वेट लॉस होता है, ड्यूडेनल में वेट लॉस नहीं होता है। ऑनसेट पेन आफ्टर 2 to 4 hours ऑफ टेकिंग मील। खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद पेन स्टार्ट होता है, और जबकि हमारे गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के जस्ट बाद ही पेन स्टार्ट हो जाता है।
नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं होता है, गैस्ट्रिक अल्सर रेगुलर होता है और ये कॉमन होता है ड्यूडेनल अल्सर। देन हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट, थर्ड वन इसोफेजियल अल्सर। अब देखते हैं इसोफेजियल अल्सर क्या होता है। इसोफेगस में अल्सर का फॉर्मेशन। अब देखते हैं इसका डिफिनेशन। अल्सरेशन इन द म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस की म्यूकोसल लाइनिंग में जो अल्सरेशन होता है, इट इज ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन एसिड रिफ्लक्स इन इसोफेगस। वेसल्स में कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है सही से, या बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जो एसिड होते हैं वो रिफ्लक्स हो जाते हैं इसोफेगस में। जो स्टमक की एसिड होती हैं वो इसोफेगस में रिफ्लक्स होके आ जाती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली सीन लोअर इसोफेगस, ज़्यादातर इसोफेजियल अल्सर लोअर इसोफेगस में होता है। अब देख लिए हम लोग अल्सर क्या होता है। अल्सर 3 टाइप का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और हमारा जो है गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल और इसोफेजियल अल्सर सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी आप लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग कॉजेस। अब आखिर होता क्यों है, आखिर क्यों होता है, कैसे होता है हमारा पेप्टिक अल्सर। So let's start with the peptic ulcer causes. First one is genetic. पेप्टिक अल्सर जेनेटिकली भी हो सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, किसी दूसरे जनरेशन में हुआ रहेगा किसी को, दादा दादी को, तो पापा मम्मी को जैसे हो सकता है, या फिर आप, या फिर सन डॉटर को हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेस रहे, इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से, प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा टाइम तक NSAID या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स का यूज किया जा रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हो कैफीन का, अल्कोहल का, फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड के वजह से हो सकता है हमें अल्सर। अब अल्सर क्यों क्यों हो सकता है, जेनेटिक, इमोशनल, प्रोलॉन्ग एक्सेसिव इन्फेक्शन, NSAID ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स की वजह से, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, अल्कोहल, फास्टिंग, रेस्टिंग की वजह से। अब देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या जो है चीज़ें दर्शाती हैं कि हाँ किसी भी इंसान को पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस हैं। फर्स्ट वन, एपिगैस्ट्रिक पेन। पहला क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होगा, ब्लडी स्टूल आएगा, डिस्पेप्सिया होगा, नॉक्ट्यूरल पेन यानी नाइट टाइम पेन होगा, हार्ट बर्न होगा। सो ये सारे जो है साइन और सिम्टम्स हैं हमारी अल्सर के। एक बात और बता दें, अगर एग्ज़ाम्स में लिखने होते हैं तो ये सारे तो मेन साइन और सिम्टम्स हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, मलेज, पेन, फीवर, ये सारे साइन और सिम्टम्स भी हम लोग क्वेश्चन आंसर को लंबा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देन फर्स्ट वन है हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हम लोग कौन से ड्रग्स देंगे, मेट्रोनिडाजोल। मोस्टली ज़्यादातर पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल ही दिया जाता है, जो मेट्रोजिल नाम से भी जाना जाता है। H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर क्या होगा, रानिटिडीन यानी रैंटेक नाम से भी जाना जाता है। H2 ब्लॉकर यानी H2 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है, उनकी एक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हाइपर सिक्रीशन कम होता है। देन हमारा एंटाएसिड। देन एंटाएसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है HCl के सिक्रेशन को। ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा HCl के सिक्रेशन को। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। देन हमारा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप
इनहिबिटर क्या होता है? ये एक टाइप का ड्रग है जिसका एक्शन सिक्रेटरी ड्रग एग्जाम्पल में ओमेप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल, इस्मोप्रेजोल, ये सारे ड्रग्स जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया पेप्टिक अल्सर का। देन हम लोग देखते हैं, वैसे पेप्टिक अल्सर एक सर्जिकल डिजीज है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी सर्जरी हो सकते हैं जिसकी वजह से इनसे पेप्टिक अल्सर को ठीक किया जा सकता है। बैगोटॉमी में क्या होता है? वैगस नर्व को कट करके टाई कर दिया जाता है, ये होता है बैगोटॉमी। देन गैस्ट्रोजेजनोटॉमी में अब क्या होता है? रिमूव द एंट्रम पार्ट ऑफ द स्टमक एंड ज्वाइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जेजनम। अब क्या करेंगे इसमें? गैस्ट्रोजेजनोटॉमी में ये होता है कि जो एंट्रम पार्ट होता है स्टमक के नीचे वाली पार्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है, और जो इस इंटेस्टाइन का पार्ट जेजनम होता है उसके साथ एनास्टोमोसिस किया जाता है। एनास्टोमोसिस मीन्स होता है ज्वाइनिंग कर लेना, यानी ज्वाइन कर दिया जाता है रिमेनिंग पार्ट को जेजनम के साथ। देन हमारा है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टॉमी। अब रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक एंड ज्वाइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब इसमें क्या, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टॉमी नाम से गैस्ट्रो यानी स्टमक के लोअर पार्ट को हम लोग रिमूव करेंगे और इसको ज्वाइन किससे करेंगे? ड्यूडेनम के पार्ट से, ड्यूडेनम के रिमेनिंग पार्ट से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। देन हमारा नेक्स्ट सर्जरी है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। रिमूव दैट पोर्शन विच इज मोर अफेक्टेड बाय अल्सर। ऐसे पोर्शन को हम लोग रिमूव करेंगे जो अल्सर से ज़्यादा अफेक्ट है, जो एरिया अल्सर ज़्यादा कॉज किया है, जिस एरिया में, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। देन आएगा टोटल गैस्ट्रेक्टोमी मीन्स होता है टोटल रिमूवल ऑफ स्टमक की टोटल रिमूवल हम लोग कर देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टमक ही पूरा रिमूव हो जाएगा, डाइजेशन कैसे होगा? तो डाइजेशन तो किसी न किसी तरीके से होगा, बट उनको लाइफ टाइम के लिए थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही, कॉम्प्लिकेशन तो होंगे ही। अब हम लोग हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें उन लोग को कह सकते हैं जिनको पेप्टिक अल्सर हुआ है, क्या एजुकेट कर सकते हैं? पहले तो हम लोग उनको बोलेंगे प्रॉपर मेडिकेशन लेने के लिए, अवॉइड करेंगे स्पाइसी फूड को, ऑयली फूड को अवॉइड करेंगे एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, टी, कैफे, और कॉफ़ी एंड टी, लिटिल एंड फ्रिक्वेंट फूड लेने के लिए, सॉफ्ट डाइट लेने के लिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड लेने के लिए इनकरेज करेंगे। So thank for watching my channel and please like, share and subscribe the channel. Thank you.